कक्षा 12 की राजनीतिक विज्ञान की पुस्तक है समकालीन विश्व राजनीति। तो इसी पाठ्य पुस्तक का अध्याय 3 के आज हम पाठ्य पुस्तक आधारित प्रश्न उत्तरों करेंगे और अध्याय 3 का नाम है समकालीन विश्व में अमेरिकी वर्चस्व। इस पाठ के भाग 1 में हम 8 प्रश्न करा चुके हैं, उनके उत्तर भी करा चुके हैं। तो आज भाग 2 में हम इसी पाठ के जो बाकी प्रश्न है उनको हल करेंगे। तो प्रश्न नंबर 9 जो है इसी भाग उसके पाठ्य पुस्तक का 8 प्रश्न हम कर चुके हैं। प्रश्न नंबर 9 है अमेरिकी वर्चस्व के मार्ग में अवरोध क्या है, रुकावटें क्या हैं। अमेरिकी वर्चस्व हम कर चुके हैं, वर्चस्व का अर्थ भी और अमेरिकी वर्चस्व भी बता चुके हैं आपको। तो जिन लोगों ने भाग 1 नहीं देखा है वो भाग 1 जरूर देख लें। या फिर दूसरी तरह से प्रश्न आ सकता है ये, अमेरिकी वर्चस्व के समक्ष कौन कौन सी चुनौतियां हैं। तो अमेरिकी वर्चस्व के मार्ग में जो बाधाएं हैं उनको वर्णन जो है हेडिंग्स में करेंगे, शीर्षकों में करेंगे। उसमें पहला है अमेरिका की संस्थागत बनावट। तो अमेरिकी वर्चस्व के मार्ग में पहली बाधा अमेरिका की संस्थागत बनावट है। अमेरिका में सरकार के तीनों अंगों के बीच शक्तियां बटी हुई हैं। सरकार के जो 3 अंग हैं, विधानपालिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो अमेरिका में सरकार के तीनों अंगों के बीच शक्तियां बटी हुई हैं। 9/11 की घटना के बाद अमेरिकी कांग्रेस, जिसको संसद, वास्तव में संसद को ही वहां अमेरिका में कांग्रेस कहते हैं। तो 9/11 की घटना के बाद अमेरिकी कांग्रेस या संसद ने राष्ट्रपति को आतंकवाद से लड़ने के लिए सभी प्रकार के कदम उठाने की शक्ति दे दी थी। लेकिन अब कांग्रेस राष्ट्रपति की शक्तियों को कम करना चाहती है। अतः अमेरिका की शासन व्यवस्था स्वयं राष्ट्रपति के कामों में रुकावट पैदा कर रही है। यह बात अमेरिकी वर्चस्व के लिए चुनौती है कि जब शासन व्यवस्था ही अमेरिका के राष्ट्रपति की शक्तियों कम कर देगी तो अमेरिका का वर्चस्व कैसे कायम रह सकता है। दूसरा जो पॉइंट है वो है अमेरिकी जनमत। अमेरिकी जनमत, अमेरिकी वर्चस्व के मार्ग में दूसरी बाधा, बड़ी बाधा वहां की जनता का जागरूक होना है। अमेरिका में जनमत और संचार के साधनों जैसे रेडियो, टेलीविजन और समाचार पत्रों पर सरकार का नियंत्रण नहीं, इसलिए वहां लोग सरकार को गलत काम करने से रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और यह बात भी अमेरिकी वर्चस्व के लिए एक चुनौती है। तीसरा पॉइंट जो है वो है नाटो। नाटो यानी उत्तर अटलांटिक संधि संगठन। नाटो यानी उत्तर अटलांटिक संधि संगठन की स्थापना अमेरिका द्वारा शीत युद्ध के दौरान की गई थी। अपने वर्चस्व को बनाए रखने के लिए अमेरिका द्वारा इस संगठन को बनाए रखना जरूरी है। लेकिन यदि इस संगठन के सदस्य देश इस संगठन की सदस्यता छोड़ देते हैं, यदि इस संगठन के सदस्य देश इस संगठन की सदस्यता छोड़ देते हैं तो यह संगठन विघटित हो जाएगा। अतः नाटो भी अमेरिकी वर्चस्व के लिए एक चुनौती बना हुआ है। चौथा पॉइंट है अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद। आतंकवाद के सामने आज अमेरिका भी अपने आप को असुरक्षित महसूस करता है। 2001 में घटित 9/11 की घटना 2001 में घटित 9/11 की घटना ने अमेरिका को हिलाकर रख दिया। अतः यह प्रश्न पैदा हुआ है कि जब विश्व का सबसे शक्तिशाली देश अपनी सुरक्षा नहीं कर सकता तो वह अन्य देशों की सुरक्षा कैसे कर पाएगा। तो अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद भी अमेरिकी वर्चस्व के लिए चुनौती बना हुआ है। 5वें पॉइंट की अगर हम बात करें तो इस्लामिक देशों का अमेरिका विरोधी रवैया या दृष्टिकोण। इस्लामिक देशों का अमेरिका विरोधी रवैया या फिर दृष्टिकोण। तो अमेरिका द्वारा इराक पर हमला करना और वहां के शासक या राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन को फांसी पर लटकाना आदि कुछ ऐसी घटनाएं हैं जिसके कारण इस्लामिक देशों में अमेरिका के प्रति एक विरोधी दृष्टिकोण पैदा हुआ है। सद्दाम हुसैन को फांसी पर लटकाना आदि कुछ ऐसी घटनाएं हैं जिसके कारण इस्लामिक देशों में अमेरिका के प्रति एक विरोधी दृष्टिकोण पैदा हुआ है।
इस्लामिक देशों का अमेरिका के प्रति यह दृष्टिकोण, यह विरोधी दृष्टिकोण भी अमेरिकी वर्चस्व के लिए चुनौती पैदा कर रहा है। और छठा पॉइंट है जिसको, जो अमेरिकी वर्चस्व के लिए बाधा पैदा कर रहा है, वो है इराक में असफलता। दूसरे खाड़ी युद्ध में अमेरिका ने इराक पर हमला करके वहां से सद्दाम हुसैन के शासन को तो खत्म कर दिया, लेकिन वहां कानून और व्यवस्था स्थापित करने में नाकामयाब रहा। यह बात भी अमेरिका के घटते वर्चस्व को दिखाती है। प्रश्न नंबर 10 है, अमेरिकी वर्चस्व से कैसे निपटा जाए। प्रश्न है कि अमेरिकी वर्चस्व से कैसे निपटा जाए, या फिर दूसरी तरह से प्रश्न आ सकता है, अमेरिकी वर्चस्व से निपटने के उपाय बताइए। तो यह एक सर्वमान्य सच्चाई है कि आज पूरा विश्व अमेरिकी वर्चस्व के प्रभाव में है। आज पूरा विश्व अमेरिकी वर्चस्व के प्रभाव में है। अल-कायदा के नेता उसामा बिन लादेन को पाकिस्तान में ही मौत के घाट उतारना और इस बारे में पाकिस्तान का चुप रहना यही सिद्ध करता है कि आज कोई भी देश अमेरिका की नाराजगी मोल नहीं लेना चाहता है। ऐसे में यह प्रश्न पैदा होता है कि अमेरिकी वर्चस्व से कैसे निपटा जाए। तो इस बारे में निम्नलिखित उपाय बताए जा सकते हैं। कुछ उपाय बताए जा सकते हैं अमेरिका के वर्चस्व से बचने की। उसमें पहला अगर हम बात करें तो है, कुछ विद्वानों का कहना है कि वर्तमान समय में अमेरिका के विरुद्ध जाने की बजाय उसके वर्चस्व में रहते हुए अवसरों का लाभ उठाना सबसे सही उपाय है। दोबारा फिर हम कह रहे हैं कि वर्तमान समय में अमेरिका के विरुद्ध जाने की बजाय उसके वर्चस्व में रहते हुए अवसरों का लाभ उठाना सबसे सही उपाय है। इसे बैंड वैगन अर्थात जैसी बहे बयार पीठ तैसी कीजिए की रणनीति कहते हैं। कई बार ये प्रश्न आता है कि बैंड वैगन क्या है। अमेरिका के वर्चस्व में रहते हुए अवसरों का लाभ उठाना ही बैंड वैगन कहलाता है, या फिर इसको जैसी बहे बयार पीठ तैसी कीजिए की रणनीति कहते हैं। इस रणनीति के तहत सभी देशों को अमेरिकी वर्चस्व में रहते हुए उसके प्रत्येक सही या गलत कार्य को सही कहने की नीति पर चलना होगा, भले ही अमेरिका की हां में हां मिलाने से उसकी प्रतिष्ठा गिरती हो, लेकिन वर्तमान समय में यही उपाय है कि आपने हां ही कहनी है। एक और दूसरा उपाय है, कुछ विद्वानों का कहना है कि वर्तमान समय में अमेरिकी वर्चस्व से बचने का एक तरीका उससे दूरी बनाए रखने की नीति है। वर्तमान समय में अमेरिकी वर्चस्व से बचने का एक तरीका उससे दूरी बनाए रखने की नीति है। इसे छुपा लेने की नीति भी कहते हैं। इस नीति के अंतर्गत देश को चाहिए कि वह कोई भी ऐसा काम न करे जिसके कारण वह बिना वजह अमेरिका की नजरों में आए। वर्तमान समय में कई ऐसे देश भी हैं जो ना तो अमेरिका की हां में हां मिलाते हैं और ना ही उसकी आलोचना करते हैं। अतः यह कहा जा सकता है कि आज सभी देश अमेरिकी ताकत के आगे बेबस हैं। लेकिन हमें यह बात ध्यान रखनी चाहिए, यह बात याद रखनी चाहिए कि इतिहास इस बात का गवाह रहा है कि एक देश का वर्चस्व हमेशा कायम नहीं रहा है। अतः आने वाले समय में अमेरिकी वर्चस्व को तोड़ने वाली कोई महाशक्ति पैदा हो जाएगी। ऐसी भी संभावना व्यक्त की जा रही है कि आने वाले वर्षों में भारत, चीन और रूस अपने प्राकृतिक संसाधनों और अपनी अर्थव्यवस्था के बल पर सामूहिक रूप से अमेरिकी वर्चस्व को चुनौती देंगे। इसके बाद प्रश्न है, 11वां प्रश्न है, भारत अमेरिका संबंधों का वर्णन करो। कई बार परीक्षा में आ जाता है। तो भारत अमेरिका संबंधों की अगर हम बात करें तो स्वतंत्रता से पहले भारत का अमेरिका से कोई खास संपर्क नहीं था। स्वतंत्रता से पहले भारत का अमेरिका से कोई खास संपर्क नहीं था। इसके कई कारण थे। उसमें पहला आता है कि भारत और अमेरिका दोनों एक दूसरे से काफी दूर थे। दूसरे पॉइंट की अगर हम बात करें, अमेरिका ने एशियाई मामलों में कभी भी गहरी रुचि नहीं दिखाई। तीसरा पॉइंट है, भारतीयों के मन में अमेरिका के बारे में अच्छी धारणा नहीं थी,
क्योंकि अमेरिका ने भारत को आजाद करवाने के लिए कभी कोई आश्वासन नहीं दिया। 15 अगस्त 1947 को जब भारत स्वतंत्र हुआ तो अमेरिका चाहता था कि भारत उसके गुट में शामिल हो। 15 अगस्त 1947 को जब भारत स्वतंत्र हुआ तो अमेरिका चाहता था कि भारत उसके गुट में शामिल हो, लेकिन भारत ने अपने हितों को देखते हुए किसी भी गुट में शामिल न होने का निर्णय लिया और गुट निरपेक्षता की नीति अपनाई। इससे अमेरिका भारत से नाराज हो गया। यदि स्वतंत्रता से लेकर आज तक भारत अमेरिका संबंधों की समीक्षा की जाए तो यह कहा जा सकता है कि दोनों देशों के आपसी संबंध कटुता और मित्रता दोनों प्रकार के रही। दोनों देशों के संबंधों का वर्णन इस प्रकार है। कुछ पॉइंट्स के जरिए दोनों देशों के भारत अमेरिका संबंधों का वर्णन किया जा सकता है और उसमें पहला पॉइंट है पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय भारत अमेरिका संबंध। स्वतंत्र होने के बाद भारत ने अमेरिका के साथ अच्छे संबंध बनाने की कोशिश की, लेकिन फिर भी दोनों देशों के बीच कई बातों को लेकर मतभेद बना रहा। इनमें से एक मतभेद कश्मीर के प्रश्न पर था। इनमें से एक मतभेद कश्मीर के प्रश्न पर था। स्वतंत्रता के बाद पाकिस्तान अमेरिका वाले गुट में शामिल हो गया। इसके बाद से अमेरिका ने कश्मीर के प्रश्न पर पाकिस्तान का समर्थन करना शुरू कर दिया। बात करें नंबर 2 पॉइंट की तो श्रीमती इंदिरा गांधी का शासनकाल और भारत अमेरिका संबंध। श्रीमती इंदिरा गांधी जब देश की प्रधानमंत्री बनी तो उन्होंने अमेरिका के साथ अच्छे संबंध स्थापित करने की इच्छा प्रकट की, लेकिन उनके शासनकाल में भी दोनों देशों के बीच मतभेद ज्यादा रहे। इसका कारण अमेरिका का पाकिस्तान का मित्र होना था। 1971 में पाकिस्तान की सेनाओं ने जब पूर्वी पाकिस्तान की जनता का कत्लेआम करना शुरू किया तो इस कत्लेआम से डरकर लगभग 1 करोड़ बांग्लादेशी अपनी जान बचाने के लिए शरणार्थी के रूप में भारत पहुंचे। भारत सरकार को इन शरणार्थियों को जीवित रखने के लिए प्रतिदिन काफी पैसा खर्च करना पड़ा। इससे भारत की आर्थिक स्थिति बिगड़ने लगी। भारत ने पाकिस्तान पर दबाव डाला कि वह पूर्वी पाकिस्तान में हो रही कत्लेआम को बंद करे, लेकिन पाकिस्तान ने दिसंबर 1971 में 1971 में भारत पर ही आक्रमण कर दिया। अमेरिका ने भारत पर आक्रमण करने का आरोप लगाकर भारत को दी जाने वाली आर्थिक सहायता बंद कर दी, तो इससे भारत की आर्थिक स्थिति और भी खराब हो गई। इस दौरान भारत ने सूझबूझ से काम लेते हुए बांग्लादेश को आजाद करवा के छोड़ा। तीसरा पॉइंट है जनता पार्टी का शासनकाल और भारत अमेरिका संबंध। 1977 में 1977 में भारत में जनता पार्टी की सरकार बनी और श्री मोरारजी देसाई भारत के प्रधानमंत्री बने। 1 जनवरी 1978 को 1978 को अमेरिका के राष्ट्रपति जिमी कार्टर भारत की यात्रा पर आए। दोनों देशों के बीच कई मुद्दों पर बातचीत हुई, लेकिन इस बातचीत के दौरान ही मोरारजी देसाई ने यह स्पष्ट कर दिया था कि भारत परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर नहीं करेगा। इस बात से अमेरिका के राष्ट्रपति नाराज हो गए और बिना कोई समझौता किए ही भारत से वापस चले गए। राजीव गांधी के शासनकाल की अगर हम बात करें, चौथा पॉइंट है राजीव गांधी का शासनकाल और भारत अमेरिका संबंध। जब राजीव गांधी भारत के प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने भी अमेरिका के साथ संबंधों को सुधारने की काफी कोशिश की। 1985 में जब राजीव गांधी अमेरिका की यात्रा पर गए तो अमेरिका ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। अमेरिका के व्यवहार से लगा कि अमेरिका सरकार भारत के साथ अब अपने संबंधों को सुधारना चाहती है, लेकिन राजीव गांधी के शासनकाल में भी भारत अमेरिका संबंधों में ज्यादा सुधार नहीं आया। इसका मुख्य कारण अमेरिका द्वारा
पाकिस्तान को सैनिक सहायता देना था, जबकि भारत इस पर रोक लगाने की मांग कर रहा था। पांचवा पॉइंट है जिसके द्वारा हम भारत अमेरिका संबंधों को स्पष्ट कर सकते हैं, अटल बिहारी वाजपेयी का शासनकाल और भारत अमेरिका संबंध। 1998 में श्री अटल बिहारी वाजपेयी 1998 में श्री अटल बिहारी वाजपेयी भारत के प्रधानमंत्री बने। 11 और 13 मई 1998 को भारत ने पोखरण में 5 परमाणु परीक्षण किए। इन परमाणु परीक्षणों की अमेरिका ने कड़ी आलोचना की और उसने भारत पर कई प्रकार के आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए, जैसे भारत को दी जाने वाली वित्तीय सहायता बंद करना। इससे भारत की अर्थव्यवस्था पर विपरीत प्रभाव पड़ा, लेकिन बाद में अमेरिका ने इन प्रतिबंधों को हटा लिया। 21 मार्च 2000 में अमेरिका के राष्ट्रपति बिल क्लिंटन भारत की यात्रा पर आए। इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए कई समझौते हुए, और एक जो महत्वपूर्ण समझौता है जिससे भारत अमेरिका संबंधों को स्पष्ट किया जा सकता है वो है भारत अमेरिका परमाणु समझौता, या इसको 123 समझौता भी कहते हैं। 11 अक्टूबर 2008 में भारत और अमेरिका के बीच परमाणु समझौता हुआ। इस समझौते के तहत अमेरिका भारत को अगले 40 सालों तक उसके परमाणु ऊर्जा संयंत्रों के लिए ईंधन उपलब्ध करवाएगा। इससे भारत की परमाणु ऊर्जा संबंधी आवश्यकताएं पूरी होगी। वर्तमान समय में दोनों देश अपने संबंधों को सुधारने में लगे हुए हैं। नमस्कार, धन्यवाद।